हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हाईवे खाते के मैंने उदाहरण नंबर 5 करवाया था आपको, ठीक है। और उदाहरण नंबर 6 आपके लिए होमवर्क था। एक बार मैं सारे स्टूडेंट को और बताना चाहूँगा कि आपको पर डे होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। मैंने कल आपको एग्जाम्पल 5 करवाया था और एग्जाम्पल 5 करवाने के बाद मैंने बोला था एग्जाम्पल नंबर 6 सेम है ना। अभी तक आपने होमवर्क सेंड नहीं किया। आप लोगों को पर डे होमवर्क सेंड करना है। आज क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से आपके हाईवे खाते के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से 21 तक आपके हाईवे खाते के क्वेश्चन है। हाईवे खाता बनाते समय मैंने कल भी आपको बोला था कि जब भी आप हाईवे खाता बनाओ, है ना, तो हाईवे खाते में बैलेंस नहीं लेते, बैलेंस को छोड़ना है ना। फर्नीचर, भवन, बिल्डिंग हो, इसे भी छोड़ना है। और अगर आपको तीनों ईयर दे रखे हो, है ना, गत वर्ष, चालू वर्ष, आगामी वर्ष, तो आपको सिर्फ चालू वर्ष पे ध्यान रखना है, दोनों ईयर वो भी छोड़ना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। निम्न सूचनाओं से मंसूरी क्लब का आयव्यय खाता बनाइए। किसका आयव्यय खाता बनाना है? मंसूरी क्लब का आयव्यय खाता बनाना है। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, मंसूरी क्लब का आय व्यय खाता। मंसूरी क्लब का आय व्यय खाता कब का बनाना है? ईयर आपको दे रखा हुआ है, इकतीस दिसंबर, ईयर नहीं दे रखा, मन से शो कर दो। 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कब बनाया जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016 समाप्त हुए वर्ष के लिए। फॉर्मेट सेम रहता है, जैसे प्राप्ति भुगतान का है वैसे वैसे आयव्यय खाते का रहता है। ये आपकी डेबिट साइड, इस साइड आपके वे आते हैं। फॉर्मेट याद रखना, राशि, इस साइड आपके भुगतान आते हैं, राशि, और आपकी कौन सी साइड हो गई? क्रेडिट साइड, ठीक है। प्राप्तियां दे रखी है आपको क्वेश्चन में। रोकड़ से 480 रुपये हैं, वार्षिक चंदा 652 रुपये हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क 100 रुपये है, प्रवेश 496 रुपये है, विनियोग पर ब्याज 76 रुपये दे रखा, विविध प्राप्तियां दे रखी 32 रुपये, भुगतान दे रखे आपको। सामान्य व्यय दे रखा 216 रुपये, वेतन मजदूरी 220 रुपये दे रखी है, फर्नीचर 320 रुपये दे रखे हैं, किराया और कर 224 रुपये, समाचार पत्र 50 रुपये और रोकड़ शेष 806 रुपये। नीचे आपको समायोजन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको समायोजनों पर ध्यान देना है। समायोजन दे रखे वार्षिक चंदा 100 रुपये बकाया है, वार्षिक चंदा 100 रुपये बकाया है। तो सबसे पहले आप वार्षिक चंदे पर एक हल्की सी टिक लगा लो कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, क्वेश्चन हल करो, तो आपको पता चल जाएगा कि वार्षिक चंदे पर समायोजन है। वहाँ पर एक हल्की सी टिक करना है आपको, इस तरीके से टिक करना है, ठीक है। आगे सामान्य व्यय के 20 रुपये, सामान्य व्यय पर टिक कर लीजिए, भुगतान तरफ है वो, है ना।
उसके बाद सचिव का वेतन 70 रुपये। ये देखिए यहाँ पर सचिव का वेतन दे रखा है। अब यहाँ पर सचिव नहीं लिखा हुआ बट वेतन लिखा हुआ है, तो आपको वेतन पर टिक करना है। वेतन वो मजदूरी लिखा हुआ वहाँ पर आप टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर पर 50 रुपये ह्रास लगाना है आपको। फर्नीचर पर भी टिक कर लो। जब भी आएगा समायोजन आएंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्नीचर पर कुछ ना कुछ करना है। ये सारे समायोजन पर आपने टिक लगा ली, हो गए। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले प्राप्तियाँ, मैंने कहा है कि आपकी जो प्राप्ति साइड रहती है वो आप यहाँ पर भुगतान लिख दिया है, यहाँ पर आय आएगा, है ना, वे आय। जितनी भी आपकी प्राप्तियाँ होती है वो आपके आय होती है, प्राप्ति आपकी आय होती है, और जितने भी आपके भुगतान होते हैं वो आपके व्यय होते हैं, ठीक है। प्राप्तियों की बात करते हैं। प्राप्तियों में रोकड़ से 480 रुपये दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन मैंने कहा है कि रोकड़ शेष यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर शो नहीं करना है आपको। आगे चलते हैं। वार्षिक चंदा 652 रुपये, और इस पर टिक है, मतलब समायोजन है, यानी कि द्वारा वार्षिक चंदा, अमाउंट दे रखी है आपको 652, इसको समायोजन हो तो अंदर लिखना है 652 रुपये। अब देखिए समायोजनों पर जाओगे आप तो वहाँ पर लिखा वार्षिक चंदा 100 रुपये बकाया है, मतलब वार्षिक चंदे के 100 रुपये अभी तक बकाये दिए नहीं। क्या लिखेंगे? प्लस उपार्जित। क्या लिखेंगे? इस साइड उपार्जित लिखना है, प्लस उपार्जित 100 रुपये, दोनों को जोड़ दिया तो जाएगा 752 रुपये। उसके बाद में आपको दे रखा आजीवन सदस्यता शुल्क। देखिए मैंने कल भी आपको बोला था कि आजीवन सदस्यता शुल्क को अगर समायोजन में बोला जाए कि आजीवन सदस्यता शुल्क को आयगत मानना है तो आयव्यय खाते में लिखना है। अगर आपको कहा जाए कि आजीवन सदस्यता शुल्क को पूंजीगत मानना है तो उसे यहाँ नहीं लिखना है, वो चिट्ठे में चला जाता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो आप उसको यही मानना है, आपको यही मान लीजिए उसको, ठीक है। लिखेंगे द्वारा आजीवन सदस्यता शुल्क। कितना देर का आपको? 100 रुपये, 100 रुपये सो दिया। आगे है प्रवेश, यानी कि द्वारा प्रवेश देर का आपको 496 रुपये, देखिए 496। आगे विनियोग पर ब्याज। देखिए यहाँ पर विनियोग नहीं लेते, भवन नहीं लेते, फर्नीचर नहीं लेते, बट अगर आपको ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज लेना पड़ेगा। ब्याज आपको आपकी इनकम है, आपकी आय है, लिखेंगे द्वारा विनियोग पर ब्याज। विनियोग पर ब्याज 76 रुपये दे रखा है। आगे दे रखे आपको विविध प्राप्तियां, और भी आपको बहुत सारी प्राप्तियां हुई, ये आपकी आय है, द्वारा विविध प्राप्तियां 32 रुपये, आपकी प्राप्तियां हो गई। अब भुगतान तरफ चलते हैं। भुगतान आपके व्यय हो गए। अब भुगतान में आपको आ रहा सामान्य व्यय, इधर लिखेंगे प्रति सामान्य व्यय। सामान्य व्यय पर समायोजन है 216 रुपये, अंदर लिखेंगे। तो देखिए समायोजन कितना है? सामान्य व्यय के 20 रुपये प्लस इस साइड आपको अदत्त लिखना है। क्या लिखना है? अदत्त प्लस अदत्त कितना? 20 रुपये। टोटल आपको हो जाएगा 236 रुपये। आगे आपको दे रखा है वेतन मजदूरी, यहाँ लिखेंगे प्रति वेतन मजदूरी। इस पर भी समायोजन है 220 रुपये दे रखा है, इसको अंदर लिखेंगे और समायोजन देखते हैं कितना दे रखा है आपको। देखिए यहाँ पर
समायोजन में आपको दे रखा है सचिव का वेतन 70 रुपये अदत्त है। सचिव का जो वेतन है वो 70 रुपये अदत्त है। सचिव का वेतन, वेतन मीन्स वेतन मजदूरी, इसी में आपको ऐड करना है, जोड़ना है, प्लस अदत्त 70 रुपये, तो हो जाएगा आपका 290 रुपये। आगे फर्नीचर दे रखा आपको, और फर्नीचर पर रहा से 50 रुपये। तो देखिए फर्नीचर को याद रखना आपको, रहास हमेशा लास्ट में शो करते हैं, यहाँ पर बीच में नहीं शो करना है। जैसे सारे आइटम्स हो जाए, सारी मदे हो जाए, उसके बाद लास्ट में उसको शो करना है। अभी इसको ध्यान रखना है आपको। आगे दे रखा है किराया पर, यहाँ लिखेंगे प्रति किराया व कर, किराया व कर 224 रुपये। आगे दे रखा समाचार पत्र, यहाँ लिखेंगे प्रति समाचार पत्र 50 रुपये। ठीक, रोकड़ शेष, चाहे प्रारंभिक रोकड़ शेष हो चाहे अंतिम रोकड़ शेष हो, दोनों रोकड़ यहाँ पर नहीं लेना है ना। प्राप्तियाँ आपकी पूरी हो गई है ना, भुगतान भी हो गए। लेकिन एक चीज़ मैंने कहा आपको याद रखना, फर्नीचर लिखेंगे प्रति, फर्नीचर बाकी आपका, बाकी फर्नीचर नहीं लिखना है, फर्नीचर पर ह्रास लगा वो लिखना है। लिखेंगे फर्नीचर पर ह्रास कितना, 50 रुपये, 50 रुपये लिख लीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में, उदाहरण नंबर 5 मैंने करवाया था, वहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ था। जैसे मान लीजिए कि 360 रुपये, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, का 10% है ना, तो कितना हो जाएगा 36 रुपये। ठीक है, अगर परसेंटेज दिया हो तो आपको निकालना पड़ेगा फर्नीचर पर, और अगर डायरेक्ट आपको पैसे दिए हो, रुपये दिए हो, डायरेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर 50 रुपीज़ आपको दे रखे, तो आपने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया फर्नीचर पर आज 50 रुपये, उस समय परसेंटेज नहीं निकालना है। अगर आपको परसेंट दिए कि 10% या 5%, उस समय आपको जितनी भी अमाउंट है फर्नीचर की है ना, उस समय आपको बिल्डिंग चौक कुछ भी हो वहाँ पर आपको परसेंटेज निकालना है। और डायरेक्ट अगर आपको पैसे निकाल के दिए हो, रुपये निकाल के दिए हो, डायरेक्ट आपको शो करना है। यहाँ पर 50 रुपीज़ दे रखे आपको, इसलिए डायरेक्ट फर्नीचर पर 50 रुपीज़ राख लगे। समायोजन पूरे हो गए, भुगतान पूरे हो गए, प्राप्तियाँ हो गई। ठीक है, दोनों तरफ का मैंने पहले भी आपको कहा है कि दोनों तरफ का टोटल लगाना है, पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो टोटल बढ़ा उसमें से माइनस करते हैं। ठीक, अगर आप सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं, 6 4 10 0 1 12 14 24 25 के 5 2, ठीक है, 2 4 6 2 8, 850 रुपये इस साइड का टोटल। उस साइड का टोटल लगाएंगे, लगा लीजिए, 1 24 और 25 के 5 2 7 8 12 और 2 14, 1456 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपका। कितना आ रहा है, 1456, मतलब क्रेडिट, आपकी आय ज़्यादा हो गई, आपने खर्चे कम किए, तो दोनों तरफ 1456 पहले टोटल लगाएंगे 1456 क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, बड़े टोटल में छोटे टोटल माइनस कर दिया आपने, 850 माइनस किया, हो जाएगा 6 5 में 5 0, ठीक, 14 में से 8 गए 6, 606 रुपये आ रहा है ना। 606 रुपये आपको किस साइड लिखना है, आपका क्रेडिट बड़ा है, जिधर कम पड़े उस तरफ आपको लिखना है। कम किधर आ रहा है, डेबिट साइड, तो आपको डेबिट तरफ 606 रुपये लिखना है, डेबिट तरफ 606, और यहाँ लिखेंगे प्रति। क्या हो रही है, आपको बचत हो रही है। देखिए आपकी आय ज़्यादा है, आपने 1456 रुपये आपके पास में आए और आपने वे 885 की है, मतलब 606 रुपये की आपको बचत हो रही है। प्रति बचत, प्रति बचत, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने अभी आपको करवाया है।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, है ना, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 17 करना है, जो इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, नवयुवक क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से निम्न सूचनाएं 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वर्ष के लिए प्राप्त हुई है, जिनके आधार पर आपको आयव्यय खाता बनाना है। देखिए, आपको प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है और इसकी सहायता से आपको आयव्यय खाता बनाना है। ठीक, आपको इस तरफ प्राप्तियाँ दे रखी हुई, अमाउंट राशि दे रखी हुई, भुगतान दे रखे, राशि दे रखी है। ये प्राप्ति आपकी इस साइड जाएगी तो आय हो जाएगी, है ना। इस साइड व्यय लिखते हैं और इस साइड क्या लिखते हैं, आय लिखते हैं। ये प्राप्ति आपकी आय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आय, और इधर के भुगतान आपके व्यय हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको प्राप्तियों में रोकड़ शेष दिया हुआ है 240 रुपये, वार्षिक चंदा 326 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क 50 रुपये, प्रवेश शुल्क 248 रुपये, विनियोग पर ब्याज 38 रुपये और विविध प्राप्तियाँ 16 रुपये। ये आपकी आय हो गई। भुगतान की तरफ बात करेंगे, सामान्य व्यय दे रखा आपको 108 रुपये, वेतन और मजदूरी 110 रुपये, फर्नीचर 110 रुपये, किरायों पर 112 रुपये, समाचार पत्र 25 रुपये और शेष नीचे ले गए 453 रुपये। ये आपके प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारूप हो गया। इसकी सहायता से आपको आयव्यय खाता बनाना है, आयव्यय खाता बनाना है सबसे पहले। उसके बाद नीचे आपको एक बार चेक करना है, नीचे जो क्वेश्चन की जो नीचे दे रखे उसको समायोजन बोलते हैं। देखिए, वार्षिक चंदे के 50 रुपये बकाया है, तो वार्षिक चंदे पर आप एक हल्का सा टिक कर लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जब भी होगा तो वार्षिक चंदे पर आपको समायोजन है वहाँ रुकना है। सामान्य व्यय के 10 रुपये बाकी है, सामान्य व्यय पर टिक कर लो। सचिव के वेतन 35 रुपये आदत थे, वहाँ वेतन पर टिक कर लो। फर्नीचर पर 24 रुपये राशि अप्लिकेट करना है। यहाँ पर जैसे 50 रुपये था, 15 क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर 24 रुपये हैं, आपको उस फर्नीचर पर भी टिक कर लेना है। ठीक है, अब आपकी प्राप्तियाँ, आपकी आय हो गई। सबसे पहले आपको दे रखा है रोकड़ शेष 240 रुपये। मैंने कहा है कि आयव्यय खाता जब बनाओ तो रोकड़ शेष नहीं लेना है, उसे छोड़ देना है। आपको रोकड़ शेष यहाँ पर शो नहीं करना है, उसे छोड़ो। नीचे वार्षिक चंदा 326 रुपये है और उस पर आपने टिक किया समायोजन 50 रुपये, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वार्षिक चंदा प्लस उपार्जित और दोनों को जोड़ के बाहर लिखना है। उसके बाद में आजीवन सदस्यता शुल्क को लिखना है, प्रवेश शुल्क लिखना है, विनियोग पर ब्याज लिखना है, आय में विविध प्राप्तियाँ लिखना है इस साइड। ये आपके सारे हो गए। अब भुगतान आपकी व्यय हो गए इस तरफ बात करेंगे सामान्य व्यय। सामान्य व्यय 108 रुपये है। सामान्य व्यय पर आपको समायोजन दे रखे, तो 108 रुपये आपको अंदर लिखना है और उस पर क्या दे रखा है, 10 रुपये आपको आदत्त दे रखे, 10 रुपये जोड़ के उसको बाहर लिखना है। उसके बाद में आपको वेतन और मजदूरी, देखिए वेतन और मजदूरी पर भी समायोजन है। सचिव के वेतन 35 रुपये आदत्त है, तो सचिव को वेतन आपको प्लस कर देना है और बाहर लिख देना है। फर्नीचर पर ह्रास है, बट आपको फर्नीचर पर ह्रास बाद में लिखना है। ठीक है, किराया और कर लिख देना 112, समाचार पत्र लिख देना। ठीक है, और शेष नीचे लगे बैलेंस CD, इसको नहीं लिखना है, आपको बैलेंस शो नहीं करना है। और लास्ट में आपको फर्नीचर पर ह्रास लिखना है, जो आपको 24 रुपये दे रखा हुआ है। जिस प्रकार मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 15 करवाया, सेम क्वेश्चन 17 है, आपके लिए होमवर्क है। और मैं एक बार और आपको बोल रहा हूँ कि आपको पर डे होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये आयव्यय खाते के क्वेश्चन है। ये आयव्यय खाते के क्वेश्चन है। उसमें से 2 उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6, है ना। जो मैंने आपको उदाहरण नंबर 5 कल करवाया था और ये आपको होमवर्क दिया था। ठीक, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा दिया है ना, और आपको क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क दिया है। अब आपके पास में इतने क्वेश्चन बचे हैं, 1 बाय 1 कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है।
ओके गाइस।